हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट गुरुजी। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा अपना टॉपिक चल रहा था विशिष्ट बालक, उसके हमने पढ़ लिया था प्रतिभाशाली बालक। और हम आगे का जो आज प्रकार है वो पढ़ेंगे मंदबुद्धि बालक। और तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विशिष्ट बालक, इसमें हमने पढ़ा प्रतिभाशाली बालक और अब हम पढ़ेंगे मंदबुद्धि बालक। इसको हम कह सकते हैं विमंदित बालक या मानसिक विकलांग बालक। ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की तुलना में अपना आईक्यू या बुद्धि लब्धि कम रखते हैं, उन बालक को क्या कहते हैं? मंदबुद्धि बालक कहते हैं। इन बालकों को मानसिक विकलांग कहते हैं। जिस प्रकार एक शारीरिक दिव्यांग बालक होता है, वो जिस प्रकार से परेशान होता है, अपनी आवश्यकताएं जो है वो पूरी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, उसी प्रकार मानसिक विकलांग जो बालक होते हैं ये अपनी मानसिक क्रियाएं ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये मंदबुद्धि बालक हो जाते हैं। इन मंदबुद्धि बालकों में सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 कि मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है। मानसिक योग्यता सामान्य बालकों का आईक्यू है वो 91 से लेकर 110 के लगभग बीच में होता है, लेकिन इन मंदबुद्धि बालकों का जो आईक्यू है वो सामान्यतः आपका 80 से 90 के बीच लगभग होता है। तो ये सामान्य से कम हो गए। निम्न स्तर का कार्य भी नहीं कर सकते। जैसे एक कक्षा है, उसमें अध्यापक ने कहा कि कुछ जोड़ बाकी और गुणा के कुछ सवाल दिए। सामान्य बालक उन जोड़ बाकी और गुणा को 5 मिनट में हल करते हैं, लेकिन मंदबुद्धि बालक उन्हीं सवालों को हल करने में कम से कम 10 मिनट का समय लेंगे। तो समय क्या है, ज्यादा लेंगे और आवश्यक नहीं है कि वो उस कार्य को पूरा भी कर सकें। तो इस प्रकार सामान्य बालकों की तुलना में ये क्या होते हैं? कम होते हैं और निम्न स्तर का कार्य भी नहीं कर सकते। पहले मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक, इनको डिफरेंट नहीं किया गया था, इनको अलग नहीं किया गया था और इनको एक जैसा माना जाता था। लेकिन सन 1913 में इंग्लैंड में एक एक्ट का निर्माण हुआ और उस एक्ट के अनुसार मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक, इन दोनों में अंतर किया गया कि मंदबुद्धि अलग होते हैं और पिछड़े बालक अलग होते हैं। ये कहा गया 1913 में इंग्लैंड में एक्ट बनाया गया। उस एक्ट का नाम था मेंटल डिफिशियंसी एक्ट। ये एक्ट क्या करता है कि इन बालकों का वर्गीकरण करता है और वर्गीकरण करने के पश्चात ये बताता है कि मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं और पिछड़े बालक क्या होते हैं। इन बालकों के संरक्षण के लिए, मंदबुद्धि बालकों के संरक्षण के लिए एक संस्थान वर्तमान में काम कर रही है जो AAMD के नाम से संचालित है। ये एक अमेरिका की संस्थान है, AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी। तो ये हो गया अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी यानी AAMD। ये एक संस्थान है जो इन मंदबुद्धि बालकों की देखरेख करती है, इनको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, इस पर वो विशेष अपना कार्य करते हैं। ये मुख्य बात है इसकी, जो 1913 के बाद में शुरू हुई। अब बात करते हैं कुछ विशेषताओं की। ये बालक नकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं। हर काम में इनको एक भय रहता है कि ये काम मेरे से पूर्ण होगा या नहीं होगा, तो इसमें एक नकारात्मकता की भावना होती है। और विशेषताएं, आत्मविश्वास की कमी, कि मैं जैसे उनको सवाल दिया तो क्या मैं ये सवाल कर पाऊंगा, ये मेरे से सवाल होंगे या नहीं होंगे। तो इस प्रकार की असमंजस की स्थिति जो है वो इन बालकों के साथ में बनी रहती है और इनके इसलिए विश्वास की क्या होती है, इनमें कमी होती है। आगे का पॉइंट कि इन बालकों की जो आईक्यू है वो 80 से लेकर 89 के बीच में
मानी जाती है। सामान्यतः ये इनका IQ लेवल होता है, बुद्धि लब्धि होती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक आए दो, करो एवं करो और टर्मन। करो एवं करो ने कहा कि मंदबुद्धि बालकों की जो बुद्धि है वो 70 से क्या होती है, कम होती है। और टर्मन ने कहा कि बुद्धि लब्धि होती है वो 76 से लेकर और 90 के मध्य में होती है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे दोनों, और दोनों के विचार अलग अलग थे। तो उस आधार पर इन्होंने करो एवं करो ने कहा कि 70 से कम वाले बुद्धि वाले मंदबुद्धि होते हैं। टर्मन ने कहा कि 76 और 90 जिसका IQ है इनके बीच में वो मंदबुद्धि होते हैं। सीखने की गति मंद। सामान्य बालक या जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो सीखने में तीव्र इच्छा होती है, किसी भी सवाल को, किसी भी विषय वस्तु को तुरंत समझ लेते हैं। लेकिन मंदबुद्धि बालक IQ कम होने के कारण इनको कुछ समय अतिरिक्त लगता है। तो यह सीखने में इनकी गति भी क्या होती है, मंद होती है। फिर जटिल परिस्थितियों में सीखने में असफल। जैसे अनेक प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, वातावरण से संबंधित परिस्थितियां हो, विद्यालय में संबंधित परिस्थितियां हो, या अनेक ऐसी परिस्थितियां जिसमें बालक असमंजस की या अपना समायोजन नहीं कर सकता। तो उस स्थिति में अगर उसको अधिगम करवाया जाता है तो वो अधिगम उतना सुदृढ़ नहीं होता है, तो वो जटिल परिस्थितियों में सीखने में असफल रहते हैं। भय से ग्रस्त। हमेशा इनको एक डर बना रहता है, गुमसुम रहते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। उसने जो अधिगम किया, उसने जो सीखा, जो विषय वस्तु ग्रहण की, जो ज्ञान की बातें उसने ग्रहण की, वो बातें वो दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकता, उनको बोल के बता नहीं सकता। ये कमी किस में होती है, मंदबुद्धि बालक में। तो ये भी इसकी क्या होगी, एक विशेषता हुई। इसके बाद में इन बालकों में सामाजिकता, संवेगात्मकता, संवेगात्मक समायोजन, यानी उनमें संवेग जो होते हैं बालक में, जैसे भय है, निद्रा है, क्रोध है, तो इन संवेगों को समायोजित नहीं कर सकता वो बालक। तो संवेगों को समायोजन ये भी एक उसमें समस्या है। सृजनात्मकता का अभाव, सृजनात्मकता का भी उसमें क्या होता है, अभाव रहता है। तो ये बात आई। इसके बाद में रूढ़िवादी व अंधविश्वास की प्रवृत्ति। अब वो बालक रूढ़िवादी से तात्पर्य प्राचीन काल से जो बातें चली आ रही हैं उन्हीं बातों को वो आगे से आगे चलाता रहता है। जिस प्रकार मान लो कोई भी इसको बात बताई तो ये पुरानी जो खताएं हैं, पुरानी जो बातें हैं उन्हीं के अनुसार आगे चलता रहता है, कोई इनोवेशन या नवीनीकरण इनमें नहीं होता है। तो ऐसे बालक होते हैं उनमें रूढ़िवादिता व अंधविश्वास की प्रवृत्ति होती है, अंधविश्वास को अधिक मानते हैं। यह बात हुई विशेषताओं की। तो हमने मंदबुद्धि बालक के बारे में सामान्य जानकारी और कुछ विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। मंदबुद्धि बालक जो है ये मुख्यतः 4 प्रकार से वर्गीकरण इनका किया गया है। अब वर्गीकरण 4 इनमें किया गया है। पहला है मंगोलिज्म, दूसरा है क्रेटिनिज्म, तीसरा है हाइड्रोसिफेली और चौथा है माइक्रोसिफेली। ये 4 प्रकार के बताए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मंगोलिज्म पढ़ते हैं अपन। मंगोल जो जाति होती है इनका संबंध या दिखने में मंगोल जाति के समान दिखते हैं। मंगोल एक जाति होती है उसके समान दिखते हैं। आंखें जो होती हैं इनकी बादाम जैसी होती हैं। आंखें जिस प्रकार की बादाम की आकृति होती है, आकार होता है, उसी प्रकार से इनकी आंखें होती है। होंठ पतले, आंख चपटी हुई, हाथ पैर बड़े। आंख इनकी क्या होती है, चपटी, नाक जो है वो चपटी रहती है और होंठ जो है पतले रहते हैं, हाथ पैर बड़े। आवाज इनकी भारी भरकम होती है, भारी आवाज वाले, हाथ पैर बड़े विशाल आकार के होते हैं। और जड़ बुद्धि, इनकी जो IQ लेवल है वो एकदम जड़ बुद्धि यानी 25 से लेकर 50 के मध्य में मुख्यतः माना जाता है। ये जड़ बुद्धि की बालक हो गई। इसके बाद में बात करते हैं हम क्रेटिनिज्म की। ये मंगोलिज्म हो गया। इनकी ये विशेषताएं हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि मंगोलिज्म बालक की विशेषताएं निम्न में से नहीं है, तो आपको
उदाहरण दे दिए, जैसे हाथ पैर की अपेक्षा धड़ बड़ा होना, दूसरी दे दी और एक इनमें से दे देगा तो वो इसकी विशेषता, 3 इनमें से दे देगा, एक दूसरी दे देगा तो जो इसकी इनमें से नहीं होगा वो उसकी विशेषता नहीं होगी। आगे देख, क्रेटिनिज्म में शारीरिक वृद्धि कम होना, उनकी ग्रोथ जो है वो अधिक नहीं होती है, उनकी लंबाई मैक्सिमम जो होती है अधिकतम वो 3 से 3.5 फीट के मध्य रहती है, इससे अधिक वो उनकी जो लंबाई है वो नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होती है। हाथ पैर की अपेक्षा धड़ व कान बड़े होते हैं, उनकी जो हाथ पैर हैं वो मुख्यतः छोटे होते हैं और उनका जो धड़ है शरीर और उनके कान आकार में काफी बड़े होते हैं इसकी हाथ पैर की अपेक्षा। आईक्यू लेवल 25 से 50 के मध्य होता है इनका। बात करते हैं हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली का आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इनका मुख्यतः सिर का जो आकार है वो काफी बड़ा होता है और इसकी परिधि जो है वो 26 से 28 इंच के मध्य मानी जाती है, यानी जो सिर का आकार जो है वो काफी बड़ा होता है। अब बात करते हैं माइक्रोसिफेली। माइक्रो देखिए इससे जस्ट उल्टा होगा इसका। माइक्रो छोटा, सिर आकार में छोटा होता है और हाइड्रोसिफेली में आकार क्या था, बड़ा था, तो सिर छोटा। इनकी जो सिर की जो परिधि है वो 9 से 10 इंच के मध्य होती है, यानी बहुत छोटा इनका सिर का आकार होता है। ये अपने प्रकार पढ़े। मंगोलिज्म, मंगोल जाति के समान, आंख बादाम जैसी, होठ पतले, नाक चपटी, हाथ पैर बड़े, आवाज भारी और जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म शारीरिक वृद्धि कम, अधिकाधिक 3 या 3.5 फीट तक की इनकी ग्रोथ या लंबाई जो हाइट होती है वो होती है। हाथ पैर की अपेक्षा धड़ व कान बड़े होते हैं। आईक्यू 25 से 50 होता है। हाइड्रोसिफेली सिर का आकार 26 से 28 इंच की परिधि वाला होता है। माइक्रोसिफेली सिर छोटा होता है और 9 से 10 इंच की परिधि वाला होता है। ये बात थी प्रकार की। अब बात करते हैं शिक्षा की। प्रतिभाशाली बालक में जो हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार अभी आगे हम बात करेंगे शिक्षा की मंदबुद्धि बालकों के लिए। तो मंदबुद्धि बालकों के लिए सबसे पहले आती है विशिष्ट कक्षाएं। विशिष्ट कक्षाओं का मतलब जैसे इन बालकों को अगर सामान्य बालकों के साथ में पढ़ाया जाए तो उतना अधिगम नहीं कर सकते जितना सामान्य बालक कर सकते हैं, तो इनको कुछ अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर, कुछ अतिरिक्त शिक्षक लगाकर, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री या शिक्षण विधियों का प्रयोग करके इनको अलग विशिष्ट कक्षाओं में रखना चाहिए। तो ये पहली बात हुई। हस्तकला की शिक्षा, ऐसे बालकों को आगे जाकर भविष्य में उनका बेरोजगारी से सामना ना हो, इसलिए उनको एक हस्तकला का जो कला है वो सिखानी चाहिए ताकि वो बड़े होकर अपने आजीविका को चला सके। उसके लिए एक काम उसको आना चाहिए। उसके बाद में आत्मविश्वास का विकास, उन बालकों में ऐसी मोटिवेशनल बातें करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए जिससे कि उनके आत्मविश्वास का क्या है, विकास हो सके, उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। आगे है मोंटेसरी पद्धति का उपयोग। इस पद्धति में विशेषकर मंदबुद्धि बालक खेल खेल में अध्ययन कर जाते हैं, अधिगम कर जाते हैं, तो मोंटेसरी पद्धति का भी उपयोग करना चाहिए। बात आती है इसके बाद में व्यक्तिगत ध्यान देना। टीचर का या अध्यापक का एक कर्तव्य बनता है कि वो मंदबुद्धि बालक को अन्य बालकों की अपेक्षा कुछ अधिक उन पर ध्यान दे ताकि वो मंदबुद्धि बालक भी आगे अपनी जो अधिगम शैली है उसको बढ़ा सकें, उसको सुदृढ़ कर सकें। तो ये व्यक्तिगत रूप से एक एक बच्चे पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग। किसी भी वस्तु या विषय वस्तु को हम देखते हैं और सुनते हैं तो सुनी हुई और देखी हुई चीज से अधिगम जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो मंदबुद्धि बालकों को सर्वदर्शी सामग्री के माध्यम से कुछ विषय वस्तु दिखाई जानी चाहिए जिससे कि उसका जो अधिगम शैली है उसमें वृद्धि हो सके और अधिगम उसका सुदृढ़ हो सके। ये बात थी मोटा मोटी अपने शिक्षा की।
हमने आज की कक्षा में पढ़ा मंदबुद्धि बालक, जिसको विमंदित या मानसिक विकलांग बालक भी कहते हैं। ये उनकी कुछ विशेषताएं थी। ये मोस्ट रूप से आप 1913 वाला याद करना। इंग्लैंड में उनसे 1913 में इनको डिवाइड किया गया, मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालकों को। एक्ट का नाम है मेंटल डिफिशियंसी एक्ट, ये एक्ट बनाया। और ये संस्थान का नाम AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी, इसका आप याद रखोगे। नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, विशेषताएं हमने देखी, IQ लेवल देखा, सीखने की गति जो होती है इनकी मंद होती है, जटिल परिस्थितियों में सीखने में असफल, भय से ग्रस्त, बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, सामाजिकता, संवेगात्मक समायोजन और सृजनात्मकता का भी क्या रहता है, अभाव, रूढ़िवादी और अंधविश्वास की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। इनके 4 प्रकार से होते हैं। मंगोलिज्म, आंख बादाम जैसी मंगोल जाति के समान दिखने वाले, होठ पतले, नाक चपटी, हाथ पैर बड़े और आवाज भारी होती है, और जड़ बुद्धि बालक होते हैं। क्रेटिनिज्म, शारीरिक वृद्धि कम अधिकाधिक 3 या 3.5 के फीट के आसपास इनकी ग्रोथ होती है। हाथ पैर की अपेक्षा धड़ व कान बड़े होते हैं। हाइड्रोसिफेली, सिर का आकार बड़ा होता है, और माइक्रोसिफेली, सिर का आकार छोटा है। और ये अपनी शिक्षा पढ़ी कि उनको विशिष्ट कक्षाएं और हस्तकला की शिक्षा, आत्मविश्वास का विकास, मॉन्टेसरी पद्धति का उपयोग, व्यक्तिगत ध्यान देना और सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग, ये सारी बातें किससे संबंधित है, मंदबुद्धि बालक से संबंधित है। तो हमने अब तक के कक्षाओं में पढ़ लिया विशिष्ट बालक के, एक तो प्रतिभाशाली और एक मंदबुद्धि बालक। इसके बाद में जो पिछड़े बालक हैं और जो आपराधिक बालक हैं, इनके अगला जो प्रकार है उनको आगे की कक्षा में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आगे से आगे आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। और ये सीटेट आपके लिए एक बेस होगा। इस सीटेट को आप क्लियर कर सकते हो, 100+ अपना मिशन है उसको टारगेट कर सकते हो और सीटेट क्रैक कर सकते हो। ये सीटेट में विशिष्ट बालक से अनेक बार प्रश्न आए हैं, और इस बार भी विशेष रूप से कक्षाओं में जो आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप अवश्य रूप से होंगे। तो सीटेट की कहानी राकेश की जुबानी, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।